Hello guys, welcome to the first ever lecture of physiology on this channel. Myself Veeri and I'm a second year MBBS student. I'm going to take your physiology lectures. The first thing that you learn in physiology is the general physiology. Physiology basically defines your basics of physiology which you need to know in order to progress throughout the physiology throughout. ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन जो तुम देख पा रहे हो वो है जे नोट्स करके नोट्स आते हैं. दीज आर कंसाइज्ड फॉर्म ऑफ गाइटन और मैंने अपना फर्स्ट ईयर मोस्टली इन्हीं नोट से पढ़ के निकाला है. एट द सेम टाइम आई रेड गाइटन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. फॉर सम टॉपिक्स आई प्रेफर टू रीड AK जैन. कुछ टॉपिक्स के लिए आई प्रेफर GK पाल. सो आई विल बी इन्फॉर्मिंग यू कि कौन से टॉपिक्स किस बुक से पढ़ने जो एटलीस्ट मैंने पढ़े हैं एंड आई पास्ड फर्स्ट ईयर विद दैट. स्टार्टिंग ऑफ विद जनरल फिजियोलॉजी. कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आज के लेक्चर में हम जो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड. अगेन एज आई सेड इन लेक्चर्स में एवरीथिंग विल बी एग्ज़ाम ओरिएंटेड. सो द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच डू कम इन योर एग्जाम्स आर होम्योस्टेसिस and negative and positive feedback mechanisms. Now these two are correlated. और ये कैसे correlated हैं कैसे नहीं हैं किस तरह से ये चलता है ये सब हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में. स्टार्टिंग विथ होम्योस्टेसिस. तो जैसे आप देख पा रहे हो ऑन योर राइट हैंड साइड व्हाट यू कैन सी इज़ पेज ऑफ जे नोट्स जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड. ऐसे ही एग्जाम में भी पूछा जाता है डिफाइन होम्योस्टेसिस एंड डिस्क्राइब द मैकेनिज्म्स टू मेंटेन होम्योस्टेसिस. तो सबसे पहली चीज़ डिफाइन होम्योस्टेसिस ये हम देखेंगे एंड देन डिस्क्राइब द मैकेनिज्म दैट मेंटेन होम्योस्टेसिस. तो व्हाट आर द मैकेनिज्म दैट मेंटेन होम्योस्टेसिस. लेट मी टेल यू ब्रीफ आइडिया. दीज आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म दैट रन थ्रू आउट द बॉडी. ठीक है, तो इनमें शुरू करते हैं सबसे पहले होम्योस्टेसिस के साथ. सो व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस. होम्योस्टेसिस इज़ बेसिकली होम्योस्टेसिस एंड हीमोस्टेसिस आर टू डिफरेंट थिंग्स. जब तुम CVS पढ़ोगे फिर ब्लड पढ़ोगे उसमें तुम्हें हीमोस्टेसिस करके एक टर्म आएगा. हीमोस्टेसिस विच डिफाइंस योर ब्लड कोआगुलेशन एंड द होल मैकेनिज्म रिलेटेड टू इट. वो हम आगे चल के पढ़ेंगे. यहाँ हम जनरल फिजियोलॉजी स्टडी कर रहे हैं तो वी आर स्टडिंग होम्योस्टेसिस. व्हाट डज होम्योस्टेसिस मीन. आई गेस तुम 11th-12th में ये चीज़ बेसिक तरीके से पढ़ते ही हो कि होम्योस्टेसिस बेसिकली मेंटेनेंस ऑफ एनवायरनमेंट अराउंड द सेल दैट इज़ एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड. जो भी वेरियस फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स हैं होते हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं कि कैसे एक सेल का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मेंटेन रहेगा अराउंड द सेल एनवायरनमेंट मेंटेन रहेगा बैलेंस रहेगा. उस चीज़ को होम्योस्टेसिस कहा जाता है. बेसिकली एक नॉर्मल स्टेट जिसमें हमारी बॉडी रेस्ट में रहती है दैट इज़ होम्योस्टेसिस. एंड एक चीज़ यू कैन लाइक आई विल शो यू विद एन एग्जांपल. जैसे समझो एक बाउल है और इसमें ये एक बॉल में डाल रहा हूँ. ठीक है, समझो एक रोड है काइंड ऑफ एक कर्व्ड पाथ है जिसमें मैं बॉल डाल रहा हूँ. नाउ दिस इज़ द मोस्ट स्टेबल पॉइंट ऑफ दिस रोड. डू यू गाइज अग्री. यू मस्ट. ठीक है, तो दिस इज़ द मोस्ट स्टेबल पॉइंट ऑफ दिस रोड एंड व्हेन आई पुट द बॉल हियर, इमेजिन इफ आई पुट दिस बॉल हियर, व्हाट विल इट डू इज़ ये यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से फिर वापस यहाँ आएगा, यहाँ से फिर वापस यहाँ आएगा और इस तरह से एट द एंड ऑफ द डे इट विल एंड अप हियर विच इज़ द मोस्ट स्टेबल पॉइंट. ठीक है, तो ये पॉइंट जो है ये मोस्ट स्टेबल पॉइंट है इस पूरे मैकेनिज्म का. ये मोस्ट स्टेबल पॉइंट है. तो what is the ball trying to do is that it is trying to attain the most stable position. तो यही हमारी बॉडी भी करती है. हमारी बॉडी कभी भी एक मेंटेन करने की कोशिश करती है एक स्टेबल एनवायरनमेंट एंड उस एफर्ट को जो हमारी बॉडी करती है उस चीज़ को हम वेरियस मैकेनिज्म से पढ़ेंगे. और जो स्टेट होती है जिसमें हमारी बॉडी मोस्ट स्टेबल रहती है उस कंडीशन को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं. तो यहाँ ये एक दीज ऑल वर्ड्स आर पिक्ड अप फ्रॉम गोल्ड स्टैंडर्ड बुक गाइटन कि जैसे होम्योस्टेसिस डिफाइंड एज मेंटेनेंस ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी. इंटरनल एनवायरनमेंट और मेल्यू इंटीरियर. ये एक वाइवा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है. मुझे पूछा गया था ये मेरे फर्स्ट इंटरनल के वाइवा में कि ये इंटरनल एनवायरनमेंट को और किस वर्ड से डिफाइन किया जाता है विच इज़ अनदर वर्ड दैट इज़ यूज फॉर इंटरनल एनवायरनमेंट. तो मेल्यू इंटीरियर इज़ इट्स आंसर. तो बहुत सारी सिस्टम होते हैं हमारी बॉडी में. सो फिजियोलॉजी थ्रू आउट द ईयर यू आर गोइंग टू लर्न सिस्टमिक वे में ही तुम सीखने वाले हो फिजियोलॉजी को. जैसे यू विल स्टार्ट विद जनरल फिजियोलॉजी देन यू विल मूव टू CVS, RS, GIT, renal, digestive system like GIT is digestive system, nervous system, CNS, endocrine system. इन सारी सिस्टम्स में तुम फिजियोलॉजी पढ़ने वाले हो. सो एवरी सिस्टम दैट रन्स इन योर बॉडी नीड्स टू बी इन होम्योस्टेसिस. अदरवाइज अगर कोई अबनॉर्मेलिटी हुई तो वो फिजियोलॉजी में नहीं आती, वो पैथोलॉजी में चली जाती है. दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी. एनी अबनॉर्मल डेविएशन फ्रॉम योर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ बॉडी इज़ कॉल्ड पैथोलॉजी. तो
maintenance of your maintenance of your internal structure, internal environment of the body is called homeostasis, और यही बेसिक्स बनाता है तुम्हारी फिजियोलॉजी का. ठीक है. नाउ यहाँ मेंशन्ड है वेरियस सिस्टम ऑफ द बॉडी, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, CVS, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम. ये सारी सिस्टम्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे थ्रू आउट द फिजियोलॉजी. ठीक है. तो बेसिकली इन सारी सिस्टम में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि होम्योस्टेसिस से फिर मेंटेन करने पड़ते हैं. जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में CO2, O2 इनका कॉन्सेंट्रेशन, PCO2, PO2 ये मेंटेन किया जाता है. CVS में तुम्हारा ब्लड प्रेशर, ब्लड फ्लो, इन चीज़ों को मेंटेन किया जाता है. डाइजेस्टिव सिस्टम में तुम्हारी ब्लड ग्लूकोज लेवल, अमाइनो एसिड लेवल्स ऑफ द बॉडी, ये सारी मेंटेन की जाती है डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा. देन योर एक्सक्रीटरी सिस्टम मेंटेन्स योर यूरिया, प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एक्सेट्रा. एंडोक्राइन सिस्टम में तुम्हारा अगेन ग्लूकोज, कैल्शियम, इलेक्ट्रोलाइट्स. और नर्वस सिस्टम तुम्हारा मेंटेन करता है टेम्परेचर, ऑस्मोलरिटी, इन सारी चीज़ों को. नाउ ये सारा मेंटेनेंस किस मेथड से होता है, जिन मैकेनिज्म से ये सारा मेंटेनेंस किया जाता है उन्हें होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म्स कहते हैं. और इनमें तुम्हारा नेगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म रन करता है. नाउ व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड व्हाई इज़ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म सो इंपॉर्टेंट. ये दो क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम में. मोस्टली ये क्वेश्चन तुम्हारे SAQ करके आ सकते हैं इफ़ योर कॉलेज फॉलोज दैट काइंड ऑफ पैटर्न जिसमें तुम्हें SAQ एंड LAQs पूछे जाते हैं. तो होम्योस्टेसिस प्लस होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म करके LAQ आ सकता है, या फिर होम्योस्टेसिस करके SAQ आ सकता है, या फिर मैकेनिज्म्स के लिए एक सेपरेट SAQ आ सकता है. सो दैट्स हाउ द क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड. ठीक है. तो होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म्स में हम देखते हैं कि कौन कौन से मैकेनिज्म्स हैं जो चलते हैं. तो सबसे पहले तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. व्हाट डज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म मीन्स. सो जैसा कि गाइटन कहता है, दीज आर ऑल द वर्ड्स एंड एग्जाम्पल्स पिक्ड फ्रॉम गाइटन. ठीक है. तो गाइटन जैसे कहता है कि दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म्स इन दिस रिस्पॉन्स. इन दिस द रिस्पॉन्स इज अपोजिट टू द इनिशिएटिंग स्टिमुलस. नाउ व्हाट डज दैट मीन. सबसे पहले तो हम देखेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू. देखो हर चीज़ एग्जाम्पल के थ्रू पढ़नी होती है. फिजियोलॉजी, एनाटमी, कुछ भी हो जाए. एनाटमी तो मोस्टली नहीं पढ़ सकते तुम एग्जाम्पल के द्वारा, बट फिजियोलॉजी यू कैन. सो एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2. ठीक है. अब जैसे बॉडी में समझो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, लेकिन ये बहुत बेसिक लेवल से, तुम अभी 12th पास करके आए हो यहाँ पे. सो दीज आर वेरी बेसिक एग्जाम्पल कि जैसे बॉडी में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, तो व्हाट डज दैट डू. इट ट्रिगर्स योर रेस्पिरेटरी सेंटर्स. तो रेस्पिरेटरी सेंटर्स जो लोकेटेड होते हैं तुम्हारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, लेकिन वो ट्रिगर होता है. और इससे क्या होता है, इससे पल्मोनरी वेंटिलेशन बढ़ता है. व्हाट डज इंक्रीज इन पल्मोनरी वेंटिलेशन मीन. इट मीन्स कि तुम्हारा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा. लेकिन तुम्हारा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा तो तुम फास्ट इंस्पायर एंड एक्सपायर करते जाओगे. तो अगर रेस्पिरेटरी रेट यानी RR तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है, एलिवेट हो रहा है, इसका मतलब तुम फास्ट ऑक्सीजन का इंटेक कर रहे हो. ऑक्सीजन का इंटेक तुम फास्ट कर रहे हो, एंड एट द सेम टाइम तुम CO2 का वॉश आउट भी फास्ट कर रहे हो. तो हमारा प्रॉब्लम क्या था. हमारा प्रॉब्लम था कि भाई CO2 बढ़ रहा है बॉडी में. व्हाट विल बॉडी ट्राई टू डू इज इट विल ट्राई टू कम बैक टू द नॉर्मल स्टेट वेयर द CO2 इज नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन. तो इसके लिए क्या करेगा, ये CO2 को बाहर फेंकना चाहेगा. दैट्स व्हाट हैपेंड. CO2 को वॉश आउट कर रहे हैं. कैसे कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर ट्रिगर हुआ है, पल्मोनरी वेंटिलेशन हुआ, एक्सेस वॉश आउट हुआ, एंड अगेन CO2 बैक टू नॉर्मल. दिस इज अ वेरी आइडियल एंड वेरी बेसिक एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. है नहीं. सेकंड that we are going to discuss is BP regulation. Now BP regulation is a kind of complex mechanism. लेकिन तुम बहुत बेसिक से उठ के आए हो तो BP regulation might seem a little bit complex to you, but जैसे तुम आगे बढ़ोगे CVS तक पहुँचोगे तो CVS में BP regulation is a very prominently asked LAQ. ठीक है. ये एक LAQ होता है हमारे प्रीलिम्स एंड शायद यूनिवर्सिटी में भी आया था ये, या फिर मे बी इंटरनल में आया. तो 2 बार बेसिकली ये LAQ हमारे एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है. तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म इन जनरल फिजियोलॉजी. यू आर गोइंग टू लर्न वेरी बेसिक्स ऑफ इट. जब हम CVS तक पहुँचेंगे तो CVS में इसका बहुत एक अच्छे से एलाबोरेटेड एक्सप्लेनेशन तुम्हें मिलेगा. ठीक है, समझे. तो कमिंग बैक टू द डेफिनेशन जो हमने बात की थी कि नेगेटिव फीडबैक में होता क्या है कि इनिशियली जो भी डेविएशन होगा फिजियोलॉजिकल स्टेट से, उसको वापस लाने के लिए हम ऑपोजिट रिस्पॉन्स देते हैं. जैसे CO2 का लेवल बढ़ा तो हमने इन रिस्पॉन्स CO2 का लेवल कम करने की सोची. उसके लिए हमने जो भी मैकेनिज्म था ये इन बिटवीन जो भी मैकेनिज्म था वो यूज़ किया. तो बेसिकली बॉडी में CO2 का लेवल बढ़ा, हमारा टारगेट था CO2 का लेवल कम करना, जिसकी वजह से हमने ये सारी मैकेनिज्म्स की. दिस इज़ योर बेसिक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. अब BP रेगुलेशन का एग्जांपल देखते हैं. जैसे समझो BP तुम्हारा बढ़ गया, इंक्रीज ब्लड प्रेशर. तो व्हाट डज इट डू. जैसे ही BP बढ़ता है तुम्हारी बेरो रिसेप्टर्स की फायरिंग बढ़ती है. लेकिन बेरो रिसेप्टर्स लोकेटेड होते हैं तुम्हारे जैसे तुम्हारे कैरोटिड साइनस, एओर्टिक साइनस, ये तुम पढ़ोगे CVS में. तो ये सारे ट्रिगर होते हैं, ये तुम्हारे बेरो रिसेप्टर्स होते हैं. तो व्हाट हैपेंस इज कि ये बेरो रिसेप्टर्स ट्रिगर होते हैं. एक नए पेज पे आ जाते हैं ना, थोड़ा फ्रेश पेज.
तो जैसे ही तुम्हारे बेरोरिसेप्टर्स ट्रिगर हुए वैसे ही तुम्हारे कार्डियक इनहिबिटरी एंड कार्डियक एसिलेटरी प्लस कार्डियक एसिलेटरी प्लस वेसोमोटर सेंटर्स, लेकिन ये 3 सेंटर्स ट्रिगर होते हैं। इन तीनों सेंटर्स के बारे में बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे सीवीएस में, बट अभी के लिए तुम बस इतना जान लो कि कार्डियक इनहिबिटरी एसिलेटरी एंड वीएमसी यानी वेसोमोटर सेंटर करके 3 सेंटर होते हैं, ठीक है, जो तुम्हारे लोकेटेड होते हैं इन ऑब्वियसली सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो अब क्या होता है कार्डियक इनहिबिटरी, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है भाई कि कार्डियक इनहिबिटरी, कार्डियक यानी हार्ट, इनहिबिटरी यानी इनहिबिट करेगा, तो ये हार्ट को इनहिबिट करता है यानी हार्ट रेट को इनहिबिट करता है यानी हार्ट रेट को कम करता है ये, तो हार्ट को इनहिबिट करेगा यानी हार्ट रेट को कम करेगा। कार्डियक एसिलेटरी, व्हाट डज कार्डियक एसिलेटरी मीन्स कि कार्डियक हार्ट को एक्सेलरेट करेगा यानी हार्ट रेट बढ़ाएगा। एंड व्हाट डज वीएमसी डू, वेसोमोटर सेंटर तुम्हारा वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है। अब वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, वेसो डायलेशन बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, बट इनके बारे में हम जानेंगे धीरे धीरे, ठीक है। सो बिकॉज इट परफॉर्म्स वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, तो बीपी बढ़ता है। तो हमें क्या करना है, हमें ऑलरेडी बीपी बढ़ा हुआ है ना भाई, तो बीपी अगर ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, बीपी इज़ ऑलरेडी एलिवेटेड, तो हमें बीपी को कम करना है, ठीक है नहीं, बीपी को कम करना है, यही तुम्हारा पर्पज़ है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का, ठीक है। तो बीपी को हमें कम करना है, तो बीपी कम करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर्स को ट्रिगर करेंगे ताकि हार्ट रेट कम हो, हार्ट रेट कम होगा तो बीपी कम होगा। कार्डियक एसिलेटरी सेंटर को हम क्या ट्रिगर करेंगे यानी एक्सेलरेट करेंगे नहीं, इनको हम इनहिबिट करेंगे। और कार्डियक एक्सेलेटरी सेंटर्स आर इनहिबिटेड, ठीक है, कार्डियक एक्सेलेटरी सेंटर्स आर इनहिबिटेड, इनको हम इनहिबिट करेंगे ताकि कार्डियक यानी क्योंकि हार्ट एक्सेलरेट नहीं होगा, है कि नहीं, अगर हम कार्डियक एक्सेलेटरी सेंटर्स को इनहिबिट करेंगे तो हार्ट एक्सेलरेट नहीं होगा, ठीक है। एंड वीएमसी यानी वेसोमोटर सेंटर्स, इनको भी हम इनहिबिट करेंगे क्योंकि ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं। और हमेशा ये बात याद रखना कि वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर व्हाट डू यू कॉल इट, बीपी। तो जितना ज़्यादा वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा उतना ज़्यादा बीपी होगा, तो इसलिए हम वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन को रोकेंगे ताकि बीपी भी कम हो। इससे क्या होगा, तुम्हारा कार्डियक आउटपुट कम होगा, हार्ट रेट कम होगा, है कि नहीं, वेसो डायलेशन बढ़ेगा यानी बेसिकली तुम्हारा वेसोमोटर सेंटर अगर इनहिबिट हो रहा है तो इसका मतलब तुम्हारा वेसल्स डायलेट हो रहा है। वेसल्स डायलेट होने का मतलब क्या है कि तुम्हारा बीपी कम हो रहा है, ठीक है नहीं, तो ब्लड प्रेशर ड्रॉप होगा एंड होम्योस्टेसिस रिस्टोर होगा। सिमिलरली डिक्रीज ब्लड प्रेशर की कंडीशन में यही मैकेनिज्म उल्टा चलेगा कि यहाँ बेरोरिसेप्टर्स फायर हुए थे, यहाँ इनकी फायरिंग कम होगी तो कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर्स जो हैं वो इनहिबिट होंगे यानी उनका मैकेनिज्म, उनका जो फंक्शन है वो कम हो जाएगा। कार्डियक एसिलेटरी सेंटर ट्रिगर हो जाएंगे यानी तुम्हें कार्डियक को मतलब हार्ट को भी एक्सेलरेट कराना है, तो हार्ट को एक्सेलरेट कराना इसका मतलब क्या, हार्ट रेट बढ़ाना, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। वेसोमोटर सेंटर्स ट्रिगर होंगे तो तुम्हारा वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, अगेन हार्ट ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ के होम्योस्टेसिस रिस्टोर होगा। तो दिस इज़ योर बेसिक मैकेनिज्म कि जैसे ही देखो इंक्रीज ब्लड प्रेशर वॉज द कंडीशन वेयर यूर, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था इफ यू रिमेंबर कि ये बॉल का एग्जांपल जो दिया था, ये रोड है, ये बॉल है, ठीक है, बॉल है, तो समझो ये बॉल पहले स्टेबल थी, यहाँ पे थी, ठीक है, यहाँ पे थी ये बॉल, इस बॉल को हटा देते हैं, तो ये बॉल यहाँ पे थी। अब हमने जैसे ही बीपी को बढ़ाया है फिर नॉर्मल लेवल से, नॉर्मल बीपी कितना होता है तुम्हारा 120/80 इफ़ यू ऑल रिमेंबर, लेकिन 120/80, लेकिन ये +-20 का फ़र्क चलता है, +-20 का फ़र्क चलता है, ये दोनों कंडीशन में +-20 चलता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा नॉर्मल बीपी होता है। अब इससे हमने जैसे इसको डिविएट करा है यानी इस बॉल को हम जैसे यहाँ पे लेके गए या फिर यहाँ पे लेके गए, दोनों में से कहीं भी लेके गए, तो व्हाट विल इट ट्राई टू डू, इट विल ट्राई टू अटेन स्टेबिलिटी, ठीक है नहीं। तो इस मैकेनिज्म को हमने होम्योस्टेसिस नाम दिया। तो जैसे ये बीपी बढ़ा या फिर कम हुआ यानी इसकी स्टेबिलिटी से हमने इसको जैसे ही हटाया, इसने ट्राई किया कि वापस स्टेबल हुआ और वापस से यहाँ पे आए यानी वापस से यहाँ पे स्टेबिलिटी की तरफ आए। तो यही बॉडी ने किया और इसके लिए ये जो भी अंदर के मैकेनिज्म लगे, इन सब चीज़ों को तुम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हो, इन सब चीज़ों को तुम फीडबैक मैकेनिज्म कहते हो। और क्योंकि ये फीडबैक मैकेनिज्म्स जो ओरिजिनल चेंज है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसलिए तुम इनको नेगेटिव कहते हो। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो, जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नाउ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म थोड़ा सा ओवरव्यू में अगर दे दूँ तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से एग्जैक्टली ऑपोजिट होंगे, ठीक है, और ये काफ़ी हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए। बहुत सारे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स आर हार्मफुल फॉर द बॉडी। कुछ ही पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो होते हैं वो बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, यानी वो तुम्हारी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग को मेंटेन करते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये एक बेसिक आइडिया मैंने पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का दे दिया है। इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट इट एंड विल डिस्क्राइब होल पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स प्लस जो एग्जांपल्स हैं जो कि ट्रिगर करते हैं, जो कि ट्रिगर होते हैं ताकि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी चल पाए इन पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, उनको भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।